श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। आज इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। आपका हम परिचय देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तलहा साद, आप प्रोफेसर हैं और हेड हैं टीबी व चेस्ट विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से। और दूसरे मेहमान हमारे बीच हैं डॉक्टर सुमित कुमार रावत साहब, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। श्रोताओं हम बता दें कि 27 नवंबर एक बेहद खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाते हैं। और 27 दिसंबर 2020 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। कोरोना के बाद इस दिवस को मनाने की शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि एक प्रेरणा मिल सके, तमाम जो महामारियां आने वाले भविष्य में हैं उनको रोकथाम की दिशा में हम एक बेहतर कदम बढ़ा सके। तो डॉक्टर सुमित रावत साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये महामारी खासकर क्या है और महामारी की तैयारी के लिए एक दिवस के रूप में मनाना ये कितना जरूरी है। जी, बेसिकली जो एपिडेमिक है या जो महामारी है, इसको WHO ने या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बताया हुआ है कि कोई भी चीज जब अपना जो उसका एक निश्चित अनुपात होता है, प्रोपोर्शन होता है, जैसे अपन मान लें कि टीबी के लगभग 100 केस होते होंगे हर माह में, और ये अचानक से एकदम से बढ़ जाए, तो जब कोई चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती है या कोई खांसी सर्दी के केसेस अचानक से बढ़ जाए, तो उसको हम जब वो नॉर्मल से कम 3-4 गुना से ज्यादा बढ़ जाए, एकदम आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि ये एपिडेमिक है। ठीक है। और इसके बाद जब ये एपिडेमिक अगर एक से कई ज्यादा स्पॉट्स पे, यानी कि ये अनेक देशों को जब इन्वॉल्व कर लेता है और इसके बाद इसकी ऐसी क्षमता हो जाती है कि ये पूरे विश्व में फैल सकता है। विश्व की ना सिर्फ स्वास्थ्य पे बल्कि इकोनॉमी से लेके और सारी चीजों पे जब ये खतरा बन जाता है, तो इसको एक पेंडेमिक का यानी महामारी का जो है स्टेटस दे दिया जाता है। और हम बात करें इस दिवस की, तो क्या होता है, किसी भी महामारी से निपटने के लिए बहुत सारे हमें तैयारियों की जरूरत होती है। बहुत सारे हमको चीजों को, रिसोर्सेज को तैयार करना होता है, वो चाहे मेडिकल हो, इकोनॉमिकल हो, फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना कि हम किस चीज से कैसे डील करेंगे। और लोगों को जो है हो सकता है पुनर्वास करना पड़े, अस्पताल में ले जाना पड़े, तो तरह तरह की चीजें, वैक्सीनेशन से लेके सब कुछ उसमें आता है। डायग्नोसिस लोगों का करना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारी चीजों को एक साथ मैनेज किया जा सके, तो उसकी तैयारी के लिए इस तरह के दिवस अगर हम आयोजित कर लेते हैं तो हम अपने आप का एक आकलन कर लेते हैं। तो ये सभी देश अपना अपना एक आकलन कर लेते हैं, तो इसके लिए जो दिवस का आयोजन है ये एक बहुत जरूरी चीज है और आगे निश्चित तौर पर ये जो है काफी हमारे लिए कारगर साबित होगा। एक समन्वित अप्रोच की जरूरत है ताकि हर व्यक्ति, हर राष्ट्र, इंडिविजुअल अपना आकलन कर सके कि वो किस अवस्था में है और उसे कितनी आगे तैयारी करनी है, अपने ढांचागत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी आबादी और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए। डॉक्टर तलहा साहब, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। सामाजिक कारण होते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, मेडिकल तो होता ही है। तो आपके दृष्टिकोण में ये जो महामारी होती है, समाज के तबके को, कितने लेयर्स को एक साथ प्रभावित करती है? बहुत ही जरूरी सवाल है और इसके कई अलग अलग चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी, अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग इसके जो चीज़ें हैं उसको समझने की ज़रूरत होगी। ये जो महामारी वाली बात है, ये आम जनता और सरकार और अलग अलग स्तर के जो जिम्मेदार लोग हैं उन सभी लोगों के लिए ये महामारी का शब्द ही अपने आप में एक नई चीज उनको देखने को मिली कोरोना से पहले। और कोरोना ने अलग अलग स्तर पे, जो कि समाज की सच्चाई है, अस्पताल की सच्चाई है और पूरे जो कि व्यवस्था है उसकी सच्चाई को खोल करके रख दिया। और अब जो ये समस्या जो निकल करके बाहर आई, इससे हमें आने वाले समय में अपने आप को किस तरह से अलग अलग स्तर पे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो अस्पताल के स्तर पे हो, या उसको आप आर्थिक स्तर पे भी देख सकते हैं, किस तरह की तैयारी करके हमें अपने आप को रखने की जरूरत है। इसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाने की जरूरत है। इसे देखने की जरूरत होगी कि ये इस तरह की महामारी सिर्फ आके चली नहीं गई है, ये दोबारा भी आ सकती है और हो सकता है कि किसी दूसरे कीटाणु की वजह से भी आ जा सकती है और हो सकता है कि उसका प्रारूप और भी ज्यादा भयावह और बड़ा हो। सो ये जरूरी होगा कि हमें अपनी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। क्यों कि जब मुसीबत आ चुकी होती है, जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा,
तब उसके बाद हम तैयारी शुरू कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो महामारी का स्तर कम हो जा रहा होता है, हम सभी लोग इतने ढीले हो जाते हैं कि लगता है कि जैसे अब ये कभी पलट करके आएगा ही नहीं। ये आप इसको समाज के स्तर पे भी देख सकते हैं कि एक आम जनमानस जो कि एक बुनियादी चीजों के लिए उनसे जिस तरह से रहना और वो सब कुछ कर रहे थे कोरोना के समय में, वो अब वो सब छोड़ दिए और वैसे ही सारी लापरवाही फिर से शुरू हो गई। उसी तरह से आप अस्पतालों में भी देख सकते हैं कि पूरी सिस्टम एकदम चौकस सी हो गई थी और फिर वो धीरे 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 कमी आने लग गई। तो ये सबसे जरूरी चीज होगा कि इस तरह के जो दिवस मनाए जा रहे हैं, इनसे हमें अपने आर्थिक, सामाजिक और हेल्थ के स्तर पे इसकी पुख्ता तैयारी करने की जरूरत होगी। और इस तैयारी में हमें देखना होगा कि जो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो आगे आकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो सामान्य समय होता है उस समय आपको बहुत रिलैक्स हो जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा अपनी तैयारियों को आकलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि महामारी कब आ जाएगी आपको पता नहीं चलता है और कोई महामारी बता के नहीं आती है। इसलिए प्रिपेयर्डनेस, तैयारी हमेशा होनी चाहिए आपकी। डॉक्टर सुमित रावत, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि महामारियां जब आती हैं, जैसे हम अभी हालिया कोविड की बात कर लें, तो महामारी के बाद निश्चित रूप से हमारी जो सोचने का तरीका होता है, हमारी जो व्यवस्था होती है और रिस्पॉन्स सिस्टम हमारा जो होता है, निश्चित रूप से पहले से ज्यादा पुख्ता, मजबूत होता है। तो अगर आने वाले समय की बात करें, जैसे अभी हम कोविड के नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, सिंगापुर और दूसरे देशों में देखने को मिला, हमारे केरला में भी कुछ केसेस सामने आए, मध्य प्रदेश में भी इंदौर और बाकी जगहों पे सामने आ रहे हैं। तो हमारी तैयारी तो उस दिशा में आगे बढ़ ही रही होती है जी, और हम पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो चुके होते हैं। इस चीज को कितना ज्यादा मेंटेन किए जाने की आवश्यकता है, खासकर उस समय जिस समय हम पेंडेमिक में नहीं होते हैं। जैसे कोरोना में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों की तैयारी की, कई सारे सिस्टम को हमने दुरुस्त किया। तो भारत में एक सिस्टम होता था IDSP करके, इसने, ये कम लोगों को मालूम होगा कि इसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है इसमें। IDSP जो होता है वो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम करके है। ये लगभग हमारे यहाँ 2003 से 4 में इसकी शुरुआत हुई थी और इम्प्लीमेंटेशन इसका 2009 से स्टार्ट हुआ। तो हर स्टेट में ये IDSP के जो प्रोग्राम होते हैं और उसका एक हेडक्वार्टर होता है जो कि इस तरह की बीमारियों पे निगरानी रखता है, उसको चालू किया गया था। और जो IDSP हमारा था उसमें जो दिक्कतें थीं या उसकी कुछ जो खामियां थीं वो हमें पहले 2-3 महीने में ही पकड़ में आ गई और उस सिस्टम को काफ़ी हद तक दुरुस्त कर लिया गया और वो सिस्टम हमारे काफ़ी काम आया ये कोरोना की मॉनिटरिंग में। तो इसी तरह से हम JN1 जब आया है या कोई भी नई बीमारी आती है तो हमको ये ज़रूरत है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो अस्तित्व में जो सिस्टम है, हम उसकी खामियों को पहचानें, उसको समय रहते दुरुस्त करें ताकि वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम में आ सके। क्योंकि महामारी एक ऐसा समय नहीं होता है कि जहाँ पे आप पूरे नए तरीके से कोई नया सिस्टम बनाने के लिए बैठ जाएंगे। आपको ये पता करना होता है, चिन्हित करना होता है कि आपके कौन से सिस्टम इस समय आपको कम समय में जल्दी से जल्दी आपको एक रिस्पांस दिला सकते हैं। चाहे वो आपका वेटनरी का सिस्टम हो, चाहे वो आपका IDSP का सिस्टम हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक सिस्टम हो, हर तरह के सिस्टम जो है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आपको कहाँ कैसे यूज करना है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपको टाइमली आइडेंटिफाई करनी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सही आपने कहा कि एकदम से आप नया सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो मौजूदा व्यवस्था है, आपकी जो मौजूदा स्थिति है, उसी के आधार पे आपको उसको मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर तलहा साहब, यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, चूंकि आप दोनों ही लोग स्वास्थ्य पेशे से आते हैं, मेडिकल फील्ड से हैं और ज्यादा इसमें दखलंदाजी होती है, तो मेडिकल रिस्पॉन्स की यदि हम बात करें क्लिनिकल स्तर पे, तो आप कहाँ खड़ा पाते हैं पुराने अनुभवों को देखते हुए, और क्या सुधार कर सकते हैं इसमें हम? कि ये देखने वाली बात हो रही होती है कि हर बार जब भी अभी फर्ज कर लें कि कोरोना के ही जो नए नए वेरिएंट, जबकि कोरोना का डेल्टा आया और उसके बाद एक बड़ी समस्या बनी और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें चली गईं, और उसके बाद भी जो कि नए वेरिएंट आए और ऐसा लगा जैसे कि इसकी संख्या मरीजों की बढ़ेगी, तो ऐसे जब मरीजों की संख्या बढ़ रही थी और अभी फिर से एक बार नए ऐसा लगने लगा जैसे कि मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, तो एक नी जर्क रिएक्शन जैसा हो रहा होता है और उस समय फिर कुछ ना कुछ करने की हड़बड़ाहट सी रहती है, जबकि बीच में इसको लेकर के कोई बहुत ठोस तैयारी देखने को नहीं मिल रही होती है। इस तैयारी में कहने का मतलब ये हो रहा होता है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला, कि सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और हेल्थ के स्तर पे
इनको पूरी तरह से अगर आप नहीं देखेंगे और सिर्फ एक ही हिस्से को अगर आप सिर्फ ठीक करने की कोशिश करेंगे या उस पर फोकस करेंगे तो ये शायद मजबूत नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने देखा कि जब महामारी की स्थिति बनती है तो लाखों करोड़ों लोगों को एक घर से दूसरे जगह पर विस्थापित करना पड़ जा रहा होता है और उसकी वजह से कितना ज्यादा लोगों की जानें चली जा रही होती हैं सिर्फ इस विस्थापित होने में ही। सो क्या जो लोग यहां से वहां, वहां से यहां हो रहे हैं, पिछली बार की जितनी भी गलतियां हुई, पिछली बार की जो भी चीजें कमी रह गई, उनको लेकर के क्या मजबूत नए उपाय किए गए हैं, तो ये देखने की जरूरत होगी। और ऐसी नई अगर महामारी आ जाती है तो उनके आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आ सकता है या आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ सकती है, इन सभी चीजों को लेकर के। इसी तरह से हेल्थ के स्तर पे भी ये देखने की जरूरत होती है कि जैसे कि उस समय आप देख सकते हैं कि पहली बार ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत महसूस हुई लोगों को और ऑक्सीजन के लिए प्लांट हर जगह लगाए गए आनन फानन में। जब महामारी का बीच का टाइम आ गया होता है, जब लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो उस समय जो व्यवस्थाएं इमरजेंसी में बनाई गई थी, क्या उसको हम मजबूत कर सकते हैं इस बीच में? क्या हम ऑक्सीजन की सप्लाई को मजबूत कर सकते हैं? क्या हम डेडिकेटेड ऐसे महामारी के नाम पे, या उसको महामारी के नाम पे भी नहीं रखना है अगर पूरे समय, तो कम से कम इमरजेंसी के नाम पे आप बेड की नई पूरी कल्पना बना सकते हैं? क्या एक सेपरेट आप पूरा वार्ड तैयार कर सकते हैं जिसमें कि पूरी व्यवस्थाएं मजबूत और सुचारू हों? ऐसा नहीं है कि उस वार्ड को आप अभी महामारी के बीच में ना खोलें, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं ऐसी बना करके सोच के चलें जैसे कि अगर महामारी आ जाती है तो हम इसमें किस तरह से इसको महामारी के समय में कन्वर्ट कर सकते हैं महामारी के मरीजों को। मैं महामारी की बात कर रहा हूं, अधिकांश महामारी जब भी आएंगे तो वो सांस से संबंधित बीमारियां लेकर के ही आएंगे, क्योंकि सांस संबंधित बीमारियों में ही इतनी क्षमता होती है कि वो बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे और दूसरे जगह से पूरे विश्व भर में फैल जा सकते हैं। जो बीमारियां सांस के स्तर पे नहीं एक से दूसरे में संक्रमित हो रही हैं, उनको फैलने में बहुत समय लगता है और वो महामारी का रूप नहीं ले पा रहे होते हैं। और जब वो दूसरे स्तर से फैल रहे होते हैं तो उनकी रोकथाम करने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाने का काफी समय मिल जाता है। लेकिन जब सांस से संबंधित बीमारी से महामारी फैलती है तो समय बहुत कम मिलता है। तो मतलब ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि हमें सांस से संबंधित बीमारियों के इलाज को काफी मजबूत बना करके रखने की जरूरत है। चाहे उसके लिए वेंटिलेटर की मशीन हो, चाहे उसके लिए सेपरेट बेड हो, चाहे उसके लिए सेपरेट कांच से पूरे कवर्ड वार्ड हो, चाहे उससे ऑक्सीजन से सप्लाई हो, चाहे उसके लिए जितनी भी बेसिक दवाइयां हो सकती हैं, क्या हम ये सभी बीच में भी महामारी के मजबूत बना सकते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ और सिर्फ महामारी के लिए ही इस्तेमाल करना है, उसे बाकी समय में भी इस्तेमाल करना है, लेकिन एक विजन, एक सोच, एक उसके लिए दिशा ऐसा रख करके तैयारी कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जब ऐसी अगर महामारी होगी तो इसे उस चीज के लिए कन्वर्ट कर देंगे, उस चीज के लिए इस्तेमाल में ले आएंगे। जी, महामारी के नाम पे जो व्यवस्था खड़ी की गई है उस व्यवस्था का इस्तेमाल हम दूसरे पेशेंट्स के लिए आम समय में भी कर सकते हैं। और एक दीर्घकालिक सोच होनी चाहिए कि यदि महामारी हमारे सामने आ गई तो उस व्यवस्था का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर सुमित रावत साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हम डायग्नोसिस की बात भी कर लें, हम जांचों की बात भी कर लें। कई बार हम बगैर जांच के एक नतीजे तक पहुंच जाते हैं कि ये ज्यादा तेजी से प्रसार हो रहा है या एक महामारी के रूप में शक्ल अख्तियार कर रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए जांच होना कितना जरूरी है, खासकर कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है या फिर इसका नया वेरिएंट जो है बहुत खतरनाक होने वाला है। जी। तो ऐसे में जांचों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है और जांचों को लेकर के हमारा सिस्टम कितना जो है मजबूत होता है, कितना पुख्ता होता है, क्योंकि कई बार आबादी के हिसाब से हम सैंपलिंग उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। जी, देखिए, सबसे पहला स्टेप जो बताया गया है महामारी के कंट्रोल में वो है महामारी की सही पहचान। क्योंकि अगर हम पहचानेंगे ही नहीं कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं तो हमारे जितने भी हम एफर्ट करने वाले हैं, जो भी हम तैयारी करने वाले हैं, वो सब वेस्ट होने वाली है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी एनर्जी हमारी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहला होता है कन्फर्मेशन। जैसे कि JN1 का जो कन्फर्मेशन है वो सिंगापुर में किया गया और उन्होंने क्या किया है, बाकी देशों को अलर्ट कर दिया है। तो हम सबसे पहले, भारत भी अभी यही कर रहा है कि सबसे पहले जो JN1 वेरिएंट है उसकी
पहचान कर रहा है। जैसे नीपा में भी यही हुआ था कि नीपा जो होता है सबसे पहले उसका कंफर्मेशन किया जाता है। हम अपने परिवेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में भी सबसे पहला जो अभी एम्फेसिस दिया गया है या तैयारी की गई है वो ये कि हम सबसे पहले जो लोगों को इस तरह की बीमारी है उनकी पहचान कर लें, उनको आइसोलेट कर लें, उनका क्या ट्रीटमेंट करना है ये डिसाइड कर लें। तो इससे हम जो है समय पे इसको रोकने में प्रभावी तैयारी कर सकते हैं। और ये तैयारी सिर्फ जिला लेवल नहीं बल्कि आज की डेट में इसके आगे तक भी हो चुकी है। मतलब पीएचसी सीएचसी लेवल जो ब्लॉक लेवल है वहां तक पहुंच चुकी है जी। बस चलते चलते आखिरी में लास्ट में 2 कमेंट आप लोगों से संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। डॉक्टर सुमित राउत आपसे ही शुरुआत करेंगे कि हम जब बात करते हैं तैयारियों की, जांच की बात करते हैं, डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है उसको लेकर के एक अनिश्चितता का माहौल होता है कई सारे लोगों के बीच में कि आइसोलेशन कब करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इत्यादि की बात जब हम करते हैं तो ये हम एक समय नहीं तय कर पाते हैं या एक यूनिफॉर्म जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं कर पाते हैं। तो इस दिशा में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक साथ एकीकृत होकर के काम करने की भी आवश्यकता है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जैसे कि हमने कोविड में भी देखा, समय समय पर गाइडलाइन आती रही, अपडेट होती रही, तो ऐसा नहीं है कि कंसेंसस नहीं है, बट कंसेंसस बनने में समय लगता है। जब भी कोई नई बीमारी आती है तो उसके लक्षण जो होते हैं उभर रहे होते हैं या बदल रहे होते हैं। जैसे कोविड में पहले हेपेटाइटिस नहीं आया था, बाद में पता चला कि लोगों को हेपेटाइटिस हो रहा है। वैसे ही बाद में कुछ लक्षण आए, जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा हाथ पैर दर्द की शिकायत आई, जिसमें शुरू में लोगों को सर्दी खांसी होती थी, बाद में सर्दी खांसी नहीं, सीधे सिर दर्द और हाथ पैर दर्द होता था। तो जो लक्षण में बदलाव आते हैं तो उसके हिसाब से वो चीज़ें होती हैं, जो पॉलिसी होती है उसमें भी बदलाव होता है। जैसे आइसोलेशन पहले जो था वो 14 दिन का रखा गया था, फिर जब डेल्टा वेरिएंट आया और ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो उसको कम करके 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक भी ले आया गया। तो इस तरह से ये परिवर्तन जो होता है वो एक गाइडलाइन के अनुसार होता रहता है। जी, बीमारियां जो है अपने लक्षणों को भी परिवर्तित करती रहती हैं, उनका स्वरूप भी बदलता रहता है और रिसर्च भी उसी हिसाब से होता रहता है और अनुभव के साथ बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। डॉक्टर तलासा साहब, आखिरी में आपसे हम जानना चाहेंगे कि महामारियों के रोकथाम के लिए यदि हम बात करें तो हर एक जो हितधारक इससे जुड़े हुए हैं, व्यक्ति की बात कर लें, नागरिक की बात कर लें, व्यवस्था की बात कर लें, डॉक्टर समुदाय की बात कर लें, सबको एक साथ एकजुट होकर के, खासकर हम शिक्षा के स्तर की बात करें, व्यवहारिक परिवर्तन की बात करें कि यदि हम व्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ना भी दें तो एक व्यक्ति अपने व्यवहार में इतना परिवर्तन ला करके कम से कम जो एक संक्रमण से जो होने वाली बीमारी है उसके रोकथाम के लिए हम अपनी भूमिका अदा कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बेहद ज़रूरी बात है क्योंकि इन सारी बातों का और ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि मनाया जा रहा है आज के दिन, इसका अगर मूलभूत स्तर पे अगर बात करें कि इसका क्या होना चाहिए एक आम जनता के लिए, समाज के लिए, तो ये ही बात सबसे ज़रूरी है। क्योंकि ये बात अगर एक आम जनता, एक समाज इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाए कि महामारी जो एक बहुत बड़ी कोरोना की आई थी वो गई तो है, लेकिन इसके पीछे और दूसरी प्रकार की भी महामारी आ सकती है और दूसरे और कीटाणु की भी आ सकती है। इन सभी चीजों को देखते हुए अपने बुनियादी जो रहन सहन है उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है। क्या हम सभी लोग कुछ छोटी छोटी जो बातें जो कि हम कोरोना के समय में सीखे थे, क्या आज भी उसका पालन कर रहे हैं या सिर्फ वो किताबी बातें बन करके रह गई हैं? जैसे कि एक बहुत ही छोटी सी बात ये थी कि जब भी खांसते और छींकते हैं तो आप हमेशा रुमाल रखें और रुमाल से अपने मुंह को ढांप करके ही खांसें और छींकने की कोशिश करें। अगर रुमाल ना हो तो कोहनी के ऊपर में खांसें और छींकें। बाहरी वातावरण में आपके खांसने छींकने की वजह से बीमारी फैलने का डर होता है। बात दरअसल सिर्फ और सिर्फ इस महामारी तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई अन्य जो कि सांस से संबंधित संक्रामक बीमारियां हैं वो इसी तरह से खांसने और छींकने के सही तरीके को इस्तेमाल नहीं करने की वजह से फैल रही हैं और काफी ज्यादा परेशानी इसकी वजह से बन रही है। हमें देखने की जरूरत होगी कि ये सब जो छोटी बातें हैं इन सब का भी हम कितना ध्यान रख पा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप दोनों ही मेहमानों ने बहुत ही ईमानदार जो है मूल्यांकन किया कि हमारी स्थिति क्या है, दुनिया की स्थिति क्या है, और ये बातें सिर्फ किताबी नहीं है,
ये ऐसी चीजें हैं कि इसका पालन हर वक्त हम कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य में ही इजाफा करेंगी। और बात सिर्फ महामारी की नहीं है, बल्कि हमारी संजीदगी और हमारी समझदारी की भी है। और जब तक समझदारी नहीं आएगी तब तक तैयारी के स्तर भी काफी नीचे रहेगा, धीरे रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर तलहा साद साहब, टीबी व चेस्ट विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से, और डॉक्टर सुमित कुमार रावत साहब, एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से। आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों में। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।